अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। सो आपको याद होना चाहिए कि आज हमारा सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है, सही। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर के 4 लेक्चर कर चुके हैं। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, कि जो ज़िंदगी है या जो लिविंग ऑर्गेनाइज़म है वो किस तरह बने हुए हैं, उनकी बॉडी किस तरह बनी हुई है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी बॉडी में। सिंपली हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनाइज़म के स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था कि लाइफ शुरू कहाँ से होती है। लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से। तो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सेट्रा, एंड इट इज सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स। यानी एक सेल जो एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल वो सारे काम करता है जो पूरी एक लिविंग बॉडी करती है, सही। जो फंक्शन एक पूरी लिविंग बॉडी परफॉर्म करेगी वो तमाम फंक्शन एक सेल भी परफॉर्म करेगा, और अगर बहुत सारे उनकी बॉडी में सेल तो वो सारे सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सही। इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा जा रहा है। बहुत से जानदार ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल है, वो एक ही सेल सारे काम कर लेता है, और कुछ जानदारों की बॉडी में बहुत सारे मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया तो उसके बाद सेल डिस्कवर, क्योंकि सेल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो रॉबर्ट हुक ने उसके बाद जो है वो सेल को डिस्कवर किया। देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और देन फिर रुडोल्फ विर्चो, शिल्डन और शवान ने एक सेल थ्योरी पेश करी। इसमें उन्होंने बताया कि सेल जो है वो बुनियादी हिस्सा है किसी भी ज़िंदगी का, किसी भी जानदार का। सेल्स जो है आपके पास जो है वो नए सेल्स जो है वो पुराने सेल्स से टूटने से बनते हैं। तमाम जानदारों की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स के अंदर ही एक जानदार की तमाम तर मालूमात जो है वो मौजूद होती है। और सेल्स ही होते हैं, सेल्स के अंदर मौजूद क्रोमोसोम ही होते हैं जो इस मालूमात को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पुराने जानदारों से नए आने वाले जानदारों में, सही। फिर हमने बात की थी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, कितनी टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की। तो वक्त के साथ साथ लेटेस्ट टाइप माइक्रोस्कोप की आती जा रही है, उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट होती जा रही है। तो माइक्रोस्कोप के बाद फिर हमने माइक्रोस्कोप के फीचर्स को डिस्कस किया कि कोई भी माइक्रोस्कोप हो, किसी भी किस्म का हो, भले वो इलेक्ट्रॉन हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, जो देखे जाते हैं। जस्ट लाइक इमेज कहाँ बन रही है, लाइट का सोर्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है, रेजोल्यूशन क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। फिर हमने बात करना शुरू करी थी सेल ऑर्गेनल्स पे, कि एक सेल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट है, लाइफ का फंक्शनल यूनिट है, तो वो खुद किससे बना है। तो उनको हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। कल हमने पहला सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया था, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्लांट सेल की या फंगल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट इज़ मेड अप, इट इज़ कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन टाइप केमिकल मटेरियल्स। और उसका फंक्शन क्या था कि सेल वॉल एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है सेल को, सेल वॉल एक शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को, और इसके अलावा सेल वॉल जो परमिएबल है तमाम केमिकल कंपाउंड्स के लिए, यानी एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगी कि जो भी चीज़ है वो सेल के इनसाइड और आउटसाइड बआसानी मूव कर जाएंगी थ्रू सेल वॉल। इट इज़ परमिएबल इन नेचर, ये सबको अलाउ करती, किसी को रोकती नहीं है, जो भी चीज़ होगी वो आर पार सेल के गुजर सकती है। तो इतनी बात हमने कल तक करी थी। आज हमारा सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपने पीछे तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, उनको समझ लिया होगा, उनका होमवर्क क्लास में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कॉमनली क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसका दूसरा नाम है। सेल मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एक एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पहली लेयर होती है, सही। इन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सही। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती। हम ये बात जानते हैं, हमने कल ही स्टडी किया है कि एक प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर। तो एक प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन दूसरी लेयर होती है, इनसाइड द सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में ये पहली लेयर होती है, सही है।
हम यहाँ पे ये बात बता देते हैं कि आपके पास एनिमल सेल में ये कहाँ होती है, एक एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है, और एक प्लांट सेल जो होता है उसमें ये इनसाइड द सेल वॉल होती है। सही। तो अगर एनिमल सेल को स्टडी किया जाए तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो पहली ही लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से केमिकल मटेरियल्स यहाँ मौजूद होते हैं और क्या मतलब इसकी शक्ल होगी। याद रखिएगा, हमें वही बात समझ में आती है जो हम देख सकते हैं बआसानी। सही। जो चीज़ हम देख सकते हैं वो बआसानी समझ भी सकते हैं, जो चीज़ देख नहीं सकते उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। हवाओं में जो बातें की जा रही हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। सही है। इसलिए कोशिश ये होती है कि हर चीज़ की एक शक्ल पेश की जाए कि वो दिखती कैसी है, जिसे हम कहते हैं मॉडल। जैसे कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, बोहर्स ने फिर एटॉमिक मॉडल पेश किया, देन जो है वो हेजनबर्ग ने किया, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो हम पढ़ते हैं। जैसे मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पेश किया था केमिस्ट्री में, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, तो वो एक उसकी शेप जी मॉडल की बात की जा रही। सिमिलरली यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया गया। एक सेल मेम्ब्रेन जो है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा होगा, सही है, वो देखने के बाद उसको समझाया गया। तो इस चीज़ के लिए, इस मॉडल को पेश करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना काम किया, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वर्क रहा वो रहा सिंगर और निकोलसन का। सही है। हम अभी बात कर रहे हैं मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि ये सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसे है। तो इसके लिए जो एक्सेप्टेबल वर्क है वो है सिंगर और निकोलसन का। ये दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया और इसका नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम रखा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन, और यही वो मॉडल है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है और इसको जो है बताया जाता है, यूज़ किया जाता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बात बताई कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बनी है, दो चीज़ें उसके अंदर। एक तो उसके अंदर होते हैं लिपिड्स और एक उसके अंदर होते हैं प्रोटीन। तो इन्होंने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ फैट्स। सही। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं कंपोजिशन में, एक तो प्रोटीन वहाँ मौजूद है और एक जो है वो लिपिड्स वहाँ मौजूद हैं। अगर हमें याद है तो सेल वॉल के अंदर भी दो चीज़ें थी, सेलुलोज और पैक्टीन। तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इन्होंने ये बताया कि जो आपके पास इनका जो मॉडल है वो ये कहता है कि जो लिपिड्स होते हैं उन्होंने एक बाई लेयर बनाई हुई होती है, यानी लिपिड्स जो हैं वो दो लेयर के अंदर तकसीम हुए होते हैं। लिपिड्स एक लेयर मैंने ये बना दी, लिपिड्स की लेयर है, और नीचे ही इसके एक लेयर मैंने और बना दी, ये भी लिपिड्स की लेयर है। तो ये बाई लेयर ऑफ लिपिड्स हैं। लिपिड्स की ये दो लेयर बनी हुई हैं, ऊपर नीचे। अब इनमें प्रोटीन्स किस तरह होंगे? इनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इनके इस जो रास्ता है, गैप है बीच में, फ्लूइड है यहाँ पर, उसमें फ्लो कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जो गैप आ रहा है दोनों लेयर्स के दरमियान, इनमें जो फ्लूइड मौजूद है, जो लिक्विड यहाँ मौजूद है, इसमें वो फ्लो कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इन लेयर के दरमियान जो है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, इस लेयर के अंदर ही जो है वो फिक्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो उस फ्लूइड के अंदर, लेयर के गैप के अंदर फ्लो करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इस लेयर के अंदर ही जो है वो फिक्स रहेंगे, वहाँ पे उनको जो है वो फिक्स रखा गया है। तो इट इज़ अ मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। इस तभी नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये फ्लूइड जो है अंदर वो मोज़ेक टाइप फ्लूइड है, जिसे हम ब्लर करते हैं पिक्चर को तो मोज़ेक चीज़ कहलाती है वो। तो एक बहुत ही ग्रैनुलर टाइप का ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन के जो है लिपिड्स की बनी लेयर के अंदर एम्बेडेड हैं। तो ये वहाँ फिक्स हैं बिल्कुल। सो ये आपके पास क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है जो सिंगर निकोलसन ने पेश किया था। एक शक्ल है सेल मेम्ब्रेन समझने के लिए। एक एनिमल सेल में किस तरह से बात की जाएगी या प्लांट सेल में किस तरह से बात की जाएगी,
कि आपके पास दो लिपिड्स की लेयर बना दी है, लिपिड्स से बनी हुई है दो लेयर, उनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है, वहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं। सही है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम परफॉर्म करती है, क्या इसका फंक्शन है? तो बेसिकली ये एक मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हमें पता है, तो यहाँ पे भी काम ये ट्रांसपोर्ट का ही करती है। सही है। सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि हमने कल बात स्टडी करी कि सेल वॉल जो है वो परमिएबल इन नेचर होती है, यानी कुछ भी चीज़ हो वो सेल वॉल जो है वो उसको इनसाइड और आउटसाइड द सेल मूव करवा देगी, यहाँ पे सब चीज़ों को अलाउ है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी नेचर जो है वो सेमी परमिएबल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसा ऐसा जो है पर्दा जिसमें से सब चीज़ें गुजर जाएं तो वो होगी परमिएबल। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ चीज़ें गुजरें और कुछ चीज़ों को वो रोक ले, बाहर आगे ना जाने दे, उसको हम कहेंगे सेमी परमिएबल। और ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ भी पास ना हो, सब चीज़ें यहीं रुक जाएं, आर पार कुछ भी मूव ना करे, तो उसको हम कहते हैं इम्परमिएबल। तो सेल वॉल जो थी वो परमिएबल इन नेचर थी, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये होती है सेमी परमिएबल इन नेचर, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो अलाउ कर देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती, सेल के बाहर ही रोक देती है, सेल के अंदर ही रोक देती है। सही है। जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन की वो सेमी परमिएबल है, काम इसका यही ट्रांसपोर्ट करना है कि मटेरियल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ट्रांसफर करती है। और ये जो है एज कम्पेयर टू सेल वॉल काफ़ी सॉफ्ट होती है। सेल वॉल एक हार्ड मटेरियल है, वहाँ पे सेलुलोज है और जो चीज़ें हैं प्लांट्स में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन लिपिड से बनी हुई है, तो ये इतना ज़्यादा कोई प्रोटेक्टिव काम यहाँ पे इसका है नहीं, जस्ट ट्रांसपोर्ट का काम है। सही है। तो ये सेल वॉल को अभी हमने डिस्कस किया, एक बार दोबारा देखते हैं हमने आज क्या बात करी। हमने भी बात करी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में, जबकि ये इनसाइड द सेल वॉल होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक मेन फ़र्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान। सेल वॉल का जो मॉडल था वो सिंगर निकोलसन ने पेश किया, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या है कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है। लिपिड्स जो है उन्होंने एक बाइलेयर बना ली ऊपर नीचे, उनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है, जबकि जो प्रोटीन्स हैं वहाँ पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल उस गैप में उस फ्लूइड में फ्लो कर रहे हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन के लेयर के अंदर ही एम्बेडेड हैं, वहाँ फिक्स हो गए हैं। सही। फंक्शन क्या था सेल वॉल का? फंक्शन ये था कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है और नेचर में जो है ये सेमी परमिएबल है। सही। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अगला सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। सही। अब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अगला सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो जो एक सेंटर पार्ट है, जो एक मरकज़ है किसी भी सेल का, भले वो एनिमल का हो, प्लांट का हो या किसी और जानदार का हो, वहाँ पे न्यूक्लियस लाजमी होगा। और न्यूक्लियस जो है वो एक कंट्रोलर जो है वो पार्ट है एक सेल का। जिस तरह के इंसान जिसम में दिमाग है तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सिमिलरली सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का दिमाग होता है, जो तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। सही। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो इसे जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। तो न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सही। जब ये भी माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी अगर माइक्रोस्कोप में जो है किसी सेल को देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो एक मोस्ट विजिबल पार्ट होगा। सही। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर कोई विजिबल पार्ट है सेल के अंदर, अगर आप उसको एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, बहुत ज़्यादा जूम नहीं किया हुआ, तो न्यूक्लियस इजीली दिख सकता है। सही है। एक राउंड बॉडी नज़र आती है या ऑर्चिड शेप या इरेगुलर शेप की सेंटर में, जिसे हम कहते हैं आपके पास न्यूक्लियस। सही है। तो न्यूक्लियस जो है एक विजिबल पार्ट है। अगर दूसरे पार्ट्स की बात की जाए, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स या ईआर या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो वो नहीं दिखते, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए होती है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो ईजिली दिख जाता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप में भी। सिंपल। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, मोस्ट विजिबल पार्ट है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इट इज अ कंट्रोलर ऑफ द सेल। सही। एक न्यूक्लियस जो है उसको कैरियन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? कैरियन। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है। ये बातें आपने याद रखनी है। न्यूक्लियस को जो है वो डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स के अंदर। सही है। न्यूक्लियस के अपने कुछ पार्ट्स हैं, एक बड़ा पार्ट है
कंट्रोल तो अपने कुछ पार्ट्स हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद है न्यूक्लियोलस, और उसके बाद है क्रोमोसोम। तो ये चार पार्ट जो हैं वो न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं मौजूद। सही, अगर एक सेल यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, सो ये तो हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। सही है, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो अपनी लेयर है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। सही, पहला पार्ट तो ये है। उसके बाद अब यहाँ पे दोनों तरफ फ्लूइड है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक लिक्विड है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों ही जो है वो प्लाज्मा टाइप जो है वो लिक्विड है, लेकिन जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से दोनों सेपरेट हो गए। तो आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। बात दोनों एक ही, दोनों की बात है। सही है, जस्ट मेम्ब्रेन के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म है फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस से बाहर है तो साइटोप्लाज्म है। उसके बाद एक राउंड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं उन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये तो हो गए न्यूक्लियस के पार्ट्स। सही है, कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, राउंड बॉडी जो मौजूद है न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस है, और जो है वो वहाँ थ्रेड लाइक जाल मौजूद है, धागोनुमा जाल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। इस हर एक पार्ट का अपना एक अलग फंक्शन है, वहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कौन सा पार्ट क्या फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। सही है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड, और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स भी मौजूद है। यानी अगर न्यूक्लियस में मैं बनाऊं तो ये एक डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इन्वेलप है। सही, और इसके अंदर कुछ सुराख भी मौजूद है, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं ये क्यों है, ये सोचा था कि कोई भी चीज़ इनसाइड द न्यूक्लियस आ रही है, बाहर जाए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो वो इजीली मूव कर जाए। इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर रही है और ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइड है, एक जेल लाइक मटेरियल है, न्यूक्लियस का लिक्विड है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के केमिकल मटेरियल्स मौजूद होते हैं। यहाँ भी यही काम होता है कि ये डिफरेंट टाइप के केमिकल मटेरियल्स की एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्शन होती है डिफरेंट टाइप के केमिकल मटेरियल्स लाइक आरएनए और डीएनए वगैरह। सही, उसके बाद है न्यूक्लियोलाई। तो जो राउंड बॉडी न्यूक्लियोलाई बताई है, बेसिकली ये जो है वो आरएनए जो है आपके पास होता है। आरएनए, ये आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज द एब्रिविएशन ऑफ केमिकल मटेरियल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही, तो ये न्यूक्लियोलाई वो होता है, आरएनए है बेसिकली ये। और ये क्या करता है, आरएनए जो है वो आपके पास बनाते हैं राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स वैसे भी सेल का पार्ट है, सेल के बाहर मौजूद होते हैं, तो बनते कहाँ हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। और आरएनए न्यूक्लियोलाई जो है वो राइबोसोम्स को प्रिपरेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। सही है, देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये जो जाल है क्रोमोसोम का। सो आपके पास इसे क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं। बेसिकली ये आपके पास है क्या, केमिकली जो है ये होता है डीएनए। सही है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। हमें दो चीज़ें पढ़ ली। सही है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही, तो दे बोथ आर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमोसोम्स हैं आपके पास वो क्या है, डीएनए से बने हुए हैं, केमिकल कंपाउंड क्या है वो डीएनए है, और न्यूक्लियाई में क्या है, आरएनए है। सही है, न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, जस्ट प्रोटीन या राइबोसोम्स को बनाना और उन्हें ट्रांसफर कर देना आउटसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन जो डीएनए है उस या क्रोमोसोम जो है आपके पास, क्रोमोसोम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है कि ये आपके पास ट्रांसफ़र करते हैं तमाम कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सही, जो अमल है कि हर नया आने वाला जानवर अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है,
तो ये क्रोमोसोम की वजह से ऐसा हो रहा है। सही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी की, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो उसके क्रोमोसोम के अंदर लॉक होती है और एट द टाइम ऑफ रिडक्शन वो अपने क्रोमोसोम ही आगे ट्रांसफर करता है। तो उन क्रोमोसोम के जरिए इंफॉर्मेशन भी जाती ट्रांसफर, और उसके जरिए जैसा जानदार वो खुद होता है उसके मुताबिक ही अगला जानदार वो बना देता है। सही, तो क्रोमोसोम के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ प्रोसेस होता है, यानी वो जो उनके करेक्टर्स हैं, तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं किसमें, नए आने वाले जानदारों में। तो ये आपके पास न्यूक्लियस का थोड़ा ओवरव्यू है। न्यूक्लियस में आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का अपना एक अलग फंक्शन है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस की हमने बात कर ली। आज हमने दो पार्ट को जो है वो डिस्कस किया है, सेल ऑर्गेनल को डिस्कस किया है, सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को। सही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने करना अभी तो फिलहाल ये है कि इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, इनके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर, इन दोनों पार्ट्स के एक दफ़ा देख लेने हैं और फिर अपना होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।